बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग 8601 में तमाम तलबा और तलबात को खुशामदीद कहता हूँ। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। रसूल मेरे मेरे पैगंबर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर, करम की हो एक निगाह हम पर। दरूद तुम पर, सलाम तुम पर, कुरान क्या है तुम्हारे नगमे, तुम्हारी नातें तुम्हारी बातें, कहेगा क्या कोई इससे बेहतर। दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। आज हम यूनिट 1 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू टीचिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या हैं। कंटेंट्स में सबसे पहले है जी डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, इसके बाद है द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, द रोल ऑफ टीचर फॉर कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, characteristics of an effective teacher, the concepts of teaching methodologies, strategies and techniques। सबसे पहले हम देखेंगे कि concept of teaching क्या है। Teaching is a process in which one individual teaches or instructs an other individual। Teaching एक process है, एक तरीकाकार है, एक लाए अमल है जिसमें एक शख्स जो है वो दूसरे को पढ़ाता है, सिखाता है या हदायत देता है। टीचिंग इज कंसिडर्ड एज द एक्ट ऑफ imparting instruction to the learner in the classroom situation। क्लासरूम सिचुएशन में टीचिंग जो है ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का एक तरीकाकार होता है। The set of activities carried out to provide education to others is called teaching। यानी मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां जिसमें कोई शख्स दूसरे को कुछ सिखाता है, तालीम देता है, उसको टीचिंग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर जो है उसका काम टीचिंग है, और टीचिंग उस वक्त बनती है जब एक पढ़ाने वाला हो, फिर एक सीखने वाला हो या एक से ज्यादा सीखने वाले हो, क्लासरूम की सिचुएशन हो। टीचर का काम ये होता है कि वो उसके पास जो नॉलेज है वो बच्चों तक ट्रांसफर करता है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज करता है, इम्पोर्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन करता है। टीचर का ये काम होता है। अब हम इसकी जो मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं उसको मेंशन करते हैं। सबसे पहले H.C. मॉरिसन ने जो डेफिनेशन की है वो लिखता है, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मैच्योर वन। टीचिंग जो है ये एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट होता है एक ज्यादा पढ़ी लिखी शख्सियत में और एक कम पढ़ी लिखी शख्सियत में। अगर हम टीचर का और स्टूडेंट का मुवाजना करें तो डेफिनेटली टीचर जो है वो ज्यादा मैच्योर भी होता है, उसके पास नॉलेज भी होता है, और जो बच्चा है उसके पास नॉलेज कम होता है। जैक्सन ने जो उसकी तारीफ की है वो कहता है कि टीचिंग इज ए फेस टू फेस एनकाउंटर्स बिटवीन 2 or more पर्सन। यानी ये एक फेस टू फेस एनकाउंटर होता है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के दरमियान, वन ऑफ whom टीचर, यानी उनमें से एक जो है टीचर इंटेंड्स टू इफेक्ट सर्टेन चेंजेस इन द अदर पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स। यानी टीचर जो है ये एक फेस टू फेस प्रोसेस का नाम है। इसमें एक शख्स जो टीचर होता है वो अपने पार्टिसिपेंट स्टूडेंट के अंदर तब्दीलियां लाता है। अब वो तब्दीलियां किस तरह की हो सकती हैं? उसकी अखलाक को बेहतर करता है, उसके नॉलेज में इजाफा करता है। इसके बाद N.L. गेज डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू,
Teaching is an interpersonal influence aimed at changing the behavior potential of an other person. टीचिंग जो है वो बेसिकली किसी शख्स का, किसी बच्चे का, किसी बड़े का रवैया जो है उसको चेंज करने का नाम है। क्लर्क कहता है कि टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। टीचिंग जो है ये कुछ एक्टिविटीज का नाम है जिसकी बिना पर उसको सरंजाम देने के बाद उसका रिजल्ट ये होता है कि स्टूडेंट के रवैये में तब्दीली आ जाती है। अब स्टूडेंट के रवैये में तब्दीली क्या होती है और ये कैसे आती है, इसकी मिसाल ये दी जा सकती है कि आपके घर में एक छोटा बच्चा है जो भी बैठता है, बात नहीं करता, तो आप उसके रवैये में कैसे तब्दीली लाएंगे। तो उस बच्चे की जो वालदा है वो घर में है अकेली और घर में लाइट नहीं है, यूपीएस भी काम नहीं कर रहा, जनरेटर भी खराब है, तो वो कैंडल जलाती है, थोड़े से फासले पे रखती है बच्चे के, और कैंडल जलाने के बाद बच्चे को इशारा देती है कि आपने इसकी तरफ हाथ नहीं करना। अब वो बच्चा इस बात के इंतजार में है कि उसकी वालदा उसके कमरे से बाहर जाए। जो ही वो उसकी वालदा कमरे से बाहर जाएगी तो वो बच्चा उस जलती हुई कैंडल की तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा, या तो उसके हाथ को इतनी हीट पहुंचेगी कि वो अपने हाथ को पीछे खींच लेगा, या वो अपने हाथ को जला लेगा, और इसके बाद वो कभी जलती हुई कैंडल की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाएगा। एजुकेशन यही है कि आपने बच्चे के अंदर एक तब्दीली लानी है, और एजुकेशन की कोर डेफिनेशन भी है टीचिंग की, वो ये है टीचिंग इज ए प्रोसेस इन विच पर्सन चेंज हिज बिहेवियर। के टीचिंग जो है ये प्रोसेस है जिसकी वजह से एक बंदा जो है वो अपनी रवैये में तब्दीली लाता है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच पर्सन इज टॉट बेटर वेज ऑफ लिविंग और बेटर वेज ऑफ डूइंग समथिंग। तालीम जो है ये क्या चीज है कि जिसकी बिना पर इंसान अच्छे अंदाज में जिंदगी गुजारता है, गुजारने के तरीके सीखता है और अपने काम को अच्छे अंदाज में कर सकता है। तो ये सारी की सारी जो तब्दीलियां आती हैं ये टीचिंग की बदौलत आती हैं, और बच्चे के अंदर पॉजिटिव चेंज जो आती है वो टीचिंग की बदौलत ही आती है। अब हम देखते हैं कि फेजेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग के फेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क। अगर आप ये कहें कि ये टीचिंग जो है ये कोई आसान काम है, डेफिनेटली ये एक मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। वी नीड सिस्टमेटिक प्लानिंग टू परफॉर्म दिस टास्क। आपको इस काम के सर अंजाम देने के लिए बाकायदा प्लानिंग की जरूरत होती है। टीचिंग हैज टू बी डन इन स्टेप्स। टीचिंग जो है ये मुख्तलिफ स्टेप्स में की जाती है। द डिफरेंट स्टेप्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द प्रोसेस आर कॉल्ड फेजेस ऑफ टीचिंग। और ये डिफरेंट जो स्टेप्स हैं इनको फेजेस ऑफ टीचिंग कहते हैं। ईच फेज हैज सम ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग विच क्रिएट द सिचुएशन फॉर लर्निंग। इनमें से हर एक का अपना एक रोल है और वो टीचिंग की सिचुएशन को, लर्निंग सिचुएशन को बेहतर बनाते हैं। टीचिंग प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस स्टेजेस। टीचिंग प्रोसेस जो है इसको हम 3 स्टेजेस पे डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है प्री एक्टिव फेज, इसको रेफर्स टू प्लानिंग। प्री एक्टिव फेज होता है जिसका ताल्लुक प्लानिंग के साथ होता है। दूसरा है इंटरेक्टिव फेज, रेफर्स टू दी कंडक्ट एंड मैनेजमेंट। टीचिंग में सबसे पहले तो आपने प्लानिंग करनी है कि आपने कैसे पढ़ाना है, उसके लिए आप लेसन प्लान करेंगे। दूसरा है इंटरेक्टिव फेज, इसमें आपने उस जो प्लानिंग की है उसको कंडक्ट करना है और आपने क्लास को मैनेज करना है। और तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज, रेफर्स टू दी फॉलो अप एंड कंसोलिडेशन। फिर आपने देखना है कि जो आपने पढ़ाया वो किस हद तक बच्चों ने सीखा है। तो ये फेजेस ऑफ टीचिंग 3 हैं। नंबर 1 है प्री एक्टिव फेज, नंबर 2 है इंटरेक्टिव फेज और नंबर 3 है
पोस्ट एक्टिव फेज। अब हम देखते हैं कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग ये कौन कौन से होते हैं। टीचिंग इज ए सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस। टीचिंग जो है एक मुआशरती और सकाफती अमल का नाम है, विच इज प्लान्ड इन ऑर्डर टू एनेबल एन इंडिविजुअल टू लर्न समथिंग इन हिज लाइफ। ये किसी शख्स को इस काबिल बनाता है कि वो जिंदगी में कुछ सीख सके। We can describe the nature and characteristics of teaching in the following way. हम टीचिंग की नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को इस अंदाज में बयान कर सकते हैं। नंबर 1 है कि टीचिंग इज ए कंप्लीट सोशल प्रोसेस। टीचिंग जो है ये एक मुकम्मल मुआशरती अमल का नाम है। टीचिंग इज अंडरटेकन फॉर सोसाइटी एंड बाय द सोसाइटी। टीचिंग जो है ये सोसाइटी के लिए कंडक्ट की जाती है और सोसाइटी ही इसका अरेंज करती है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि बच्चों को तालीम और तरबियत देना सोसाइटी की जिम्मेदारी है और टीचिंग की बदौलत जो है सोसाइटी में बेहतरी लाई जाती है। विद आवर चेंजिंग सोशल आइडियाज इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब एग्जैक्ट एंड परमानेंट नेचर ऑफ टीचिंग। जैसे हमारे माशरती ख्यालात जो हैं ये तब्दील हो रहे हैं, इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है टू डिस्क्राइब एग्जैक्ट एंड परमानेंट नेचर ऑफ टीचिंग। तो हम एग्जैक्ट और परमानेंट नेचर ऑफ टीचिंग जो है ये नहीं बता सकते कि हम, क्योंकि माशरे के ख्यालात बदल रहे हैं, माशरे के अफकार बदल रहे हैं, माशरे की सोचें बदल रही हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये टीचिंग इस तरह की ही होगी। टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन। टीचिंग का काम जो है वो लोगों को इन्फॉर्म करना है। टीचिंग टेल्स स्टूडेंट्स अबाउट द थिंग्स दे हैव टू नो एंड स्टूडेंट कैन नॉट फाइंड आउट themselves. Communication of knowledge is an essential part of teaching. नॉलेज जो है दूसरे को कम्युनिकेट करना ये असेंशियल पार्ट है टीचिंग का। यानी टीचर के पास अगर खुद नॉलेज नहीं होगा तो बच्चों तक क्या इम्पार्ट करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि टीचर के पास खुद नॉलेज हो और वो अच्छे अंदाज में अपने स्टूडेंट तक उस नॉलेज को कन्वे करे। इसके बाद नेक्स्ट है कि टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचिंग सोर्सेज। टीचिंग जो है ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है स्टूडेंट और टीचिंग के सोर्सेज के हवाले से, विच इज एसेंशियल फॉर द गाइडेंस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट की रहनुमाई, तरक्की और बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा करती है। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। टीचिंग जो है ये एक प्रोसेस होता है जिससे बच्चे की बेहतरी होती है और बच्चा सीखता है, उसकी नशो नमा होती है, वो नई नई चीजें सीखता है। एक बच्चा जो है वो पढ़ने के काबिल नहीं है, आप उसको पढ़ने के काबिल बना देते हैं। एक बच्चा कम्युनिकेट करने के काबिल नहीं है, आप उसको कम्युनिकेट करना सिखा देते हैं। एक बच्चा लिखने के काबिल नहीं है, आप उसको लिखना सिखा देते हैं। एक बच्चा जो है दो बच्चों के सामने बात नहीं कर सकता, आप उसको स्टेज पे खड़ा करके 2,000 मजमे से मुखातब करवा देते हैं। तो ये टीचर का ही कमाल होता है। तो टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। बच्चे की डेवलपमेंट हुई एंड लर्निंग हुई। टीचिंग काजेज ए चेंज इन बिहेवियर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टीचिंग की बदौलत आपके रवैये में तब्दीली आती है। और ये रवैये में तब्दीली कैसे होती है? अगर आपने अपने ही उन कजन्स के साथ कंपैरिजन करें जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके और आपके रवैये में डेफिनेटली बहुत ज्यादा तब्दीली होगी, डिफरेंस होगा, और आपका रवैया पॉजिटिव होगा उन लोगों की निस्बत। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो उनसे बेहतर होगा। आप मामलात को ज्यादा अच्छे अंदाज में समझेंगे। उसकी वजह यह है कि आप टीचिंग के प्रोसेस से गुजरी हैं। टीचिंग काजेज चेंज इन बिहेवियर। आपको पता है कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, किस अंदाज में बात करनी है। जैसे डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि नाज है ताकते गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। कि आपके रवैये में जो चेंज आनी है
वो टीचिंग की बदौलत आती है। टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आर्ट इस तरह का ये एक फन है, आपके पास बहुत ज्यादा इल्म है, लेकिन अगर आप बच्चों तक, लोगों तक अपनी बात को अच्छे अंदाज में कन्वे नहीं कर पाते, अच्छे अंदाज में बात नहीं कर पाते, आपके पास इल्म है लेकिन आप समझा नहीं सकते, आप बंदों को मुतमिन नहीं कर सकते, तो आप टीचर नहीं है। ये एक आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस इस तरह है कि आप इसमें बड़े साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, कई टेक्निक्स लगाते हैं जिसकी बिना पर आप अपनी क्लासरूम के अंदर एक ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसकी बिना पर बच्चे आपकी क्लास में बैठे हुए आपकी क्लास में ही होते हैं, वो ज़हनी तौर पर भी वहां ही होते हैं जहां जिस्मानी तौर पर होते हैं। टीचिंग इज ए फेस टू फेस एनकाउंटर। टीचर जो है बेसिकली टीचर जो है, टीचिंग जो है ये फेस टू फेस ही ज्यादा बेहतर होती है। जैसे हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में रेगुलर बेसिस पढ़ते हैं, लेकिन कई दफा ऐसे भी होता है कि अल्लामा इकबाल अपनी यूनिवर्सिटी का जैसे निज़ाम है, सिस्टम है, इसमें जहां पे स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स हैं कि स्टूडेंट जो है वो जॉब कर रहा है, स्टूडेंट घर की जिम्मेदारियां संभाले हुए है, स्टूडेंट के जो है ना शादीशुदा है, उसके बहुत सारे और भी काम हैं, जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, तो उसको जो है वो घर में बैठ के ये फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। और ये फेस टू फेस एनकाउंटर करने के लिए ये आपको प्रेजेंटेशन जो है दी जा रही है कि आप ये समझे कि आप टीचर के सामने ही बैठे हैं और आप लेक्चर ले रहे हैं। टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफिएबल, यानी टीचिंग जो है ये इसको काबिल मुशाहिदा है, काबिल फरमाइश है और इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। टीचिंग इज स्किल्ड ऑक्यूपेशन, ये एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन है। एवरी सक्सेसफुल टीचर इज एक्सपेक्टेड टू नो द जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। जो कोई भी कामयाब टीचर है उससे ये तवक्को की जाती है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छे अंदाज में समझे। टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग, टीचिंग की बदौलत सीखने में आसानी होती है। टीचिंग इज बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। आप कई दफा कॉन्शियसली यानी जाती तौर पर कोशिश करके सीख रहे होते हैं और कई दफा अनकॉन्शियसली सीख रहे होते हैं। आप सीखने के लिए नहीं बैठे, लेकिन आपने कोई चीज ऐसी देख ली, कोई वाकया ऐसे देख लिया, कोई आपने बात ऐसी देख ली जिससे आप सीख जाते हैं। तो टीचिंग जो है ये कॉन्शियस भी होती है और अनकॉन्शियस भी होती है। टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, ये मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल होती है। टीचिंग इज ए कंटिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। टीचिंग जो है ये एक मुसलसल ट्रेनिंग का नाम है, कंडीशनिंग का नाम है, इंस्ट्रक्शन का नाम है और इंडोक्ट्रिनेशन का नाम है। अब हम देखते हैं कि गुड टीचिंग जो है वो क्या होती है। गुड टीचिंग इज अबाउट लिसनिंग, क्वेश्चनिंग। अच्छी टीचिंग जो है ये लिसनिंग के साथ इसका ताल्लुक है, क्वेश्चनिंग सवाल करने के साथ ताल्लुक है, being responsive and remembering that each student and class is different। टीचर जो है, अच्छा टीचर वो होता है, वो ये उसको पता होना चाहिए कि उसके सामने बैठे हुए सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं। जैसे इब्राहिम ज़ौक ने कहा था कि गुल हाय रंगा रंग से है जीनते चमन, ए ज़ौक इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से। अगर हम इस कायनात में देखें तो मुख्तलिफ रंगों के फूल नजर आते हैं, मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ सोचों के, मुख्तलिफ कद्दों के, मुख्तलिफ रंगों के लोग नजर आते हैं। तो टीचर को इस बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसकी क्लास में बैठे हुए सारे बच्चे एक लेवल के नहीं हैं। कुछ ज़हीन होंगे, कुछ फतीन होंगे, कुछ गबी होंगे, कुछ कुंज़ेन होंगे, कुछ गैर जिम्मेदार होंगे। उन टीचर का काम जो है, अच्छी टीचिंग वो होती है जो सबको साथ लेकर चलती है। इट इज अबाउट एलिसिटिंग drawing responses and developing the oral communication skill
ऑफ द क्वाइट स्टूडेंट, ये वो बच्चे जो खामोश तबाह होते हैं, हर वक्त चुप रहते हैं। टीचिंग की बदौलत टीचर का अच्छी टीचिंग ये वो होती है जिसमें उन बच्चों को भी बोलना सिखा देती है। कैसे? आप उनसे सवालात कर सकते हैं, आप उनको मौका दे सकते हैं कि वो आपसे सवालात करें। इस तरह अच्छे अंदाज में टीचिंग जो वो होती है। इसके बाद है मैक्सिमम मैगजीम्स रूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के रूल्स और प्रिंसिपल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है जी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। टीचिंग जब भी हम करते हैं इसमें हम सादा से मुश्किल की तरफ चलते हैं। पहले बच्चों को हम सादा चीजें सिखाते हैं, इसके बाद हम उनको मुश्किल चीजें सिखाते हैं। फ्रॉम नोन टू अननोन, पहले जो बच्चे जानते हैं उसका रेफरेंस देके फिर उस तरफ लेके जाते हैं जिनको वो नहीं जानते। फ्रॉम सीन टू अनसीन, जो चीजें देखी होती हैं उनको बेस बना के उन चीजों के बारे में हम बताते हैं जो बच्चों ने नहीं देखी होती। फ्रॉम पार्ट टू होल, हम जो है छोटी चीज से लेके चलते हैं और बड़ी चीज की तरफ कभी लेके आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी की हम बात करते हैं तो जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं, फिंगर्स हैं, हैंड्स हैं, आईज हैं, ईयर्स हैं, उनका तस्करा करते हैं, फिर हम पूरे जिस्म का तस्करा करते हैं। और दूसरा जो है फ्रॉम होल टू पार्ट, कभी हम पूरे इंसान की बात करते हैं और उसमें से किसी एक उज़्व की बात कर लेते हैं कि इंसान जो है ये एक मुकम्मल आपके सामने खड़ा है, कोई भी एक बंदा, उसमें सिर्फ एक बात जो है वो बात करते हैं सिर्फ उसकी जुबान के हवाले से। और टीचर जो है वो बच्चे को ये बताता है कि जुबान एक ऐसी चीज है जो आपको बादशाही दिला सकती है और बादशाही से उतरा भी सकती है, तख्त बिठा भी सकती है और तख्त से उतरा भी सकती है। तो ये इसलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। तो ये हमने एक एग्जाम्पल दी है होल टू पार्ट की। इसके बाद फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, यानी ठोस चीजों से लेके हम एक चीज जो है कंक्रीट वो होता है जो हमें नजर आ रहा है, तो अब्स्ट्रैक्ट कौन सा होता है जो हमें नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, एक फैक्ट्री है, एक स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, एक बुक है, वो हमें नजर आ रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि किसी शख्स के साथ कितनी मोहब्बत है, उस मोहब्बत को मापने के लिए ये एक ख्याली तस्वर है कि उसके साथ इसकी कितनी मोहब्बत है, तो वो एक ख्याली है। जन्नत का तस्वर है, दोज़ख का तस्वर है, वो चीजें ऐसी हैं जो मौजूद तो हैं लेकिन हमने देखी नहीं, हमारे लिए फिलहाल ख्याली है। हम तस्वर करते हैं कि जन्नत में अल्लाह ताला ने बेशुमार हमारे लिए नेमतें रखी हुई हैं, दूध और शहद की नहरें हैं, वहां पे हौज़ कौसर है, वहां पे मुख्तलिफ किस्म के फल हमारे के लिए मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अब्स्ट्रैक्ट हैं। इसके बाद फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, पहले हम डायरेक्ट किसी चीज की बात करते हैं, फिर हम बच्चे को इनडायरेक्टली उसके बारे में बताते हैं। जैसे हम इंग्लिश में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी पढ़ाते हैं। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, हम खास से आम की तरफ चलते हैं। पहले किसी खास चीज की बात करेंगे, उससे फिर आम की तरफ बात करेंगे। मिसाल के तौर पर पहले हम कहते हैं जी बादशाही मस्जिद, फिर हम कहते हैं जी किसी भी मस्जिद की बात कर लेते हैं, आम मस्जिद। इसके बाद फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, एनालिसिस होता है चीजों का तजजिया करना, और इसके बाद सिंथेसिस उनको दोबारा जोड़ना। इसके बाद फ्रॉम एम्पेरिकल टू रैशनल, इसके बाद फ्रॉम फिजियोलॉजिकल टू लॉजिकल, यानी यानी जिस्मानी से लेके लॉजिक की तरफ आपने लेके आना है। तो ये मैगजीन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इसके अंदर आते हैं। इसके बाद है फीचर्स ऑफ गुड टीचिंग, अच्छी टीचिंग के अंदर क्या क्या खूबियां होती हैं। तो गुड टीचिंग इज स्टिमुलेटिंग, अच्छी टीचिंग जो है वो इंसान को हमेशा मुतहर्रक रखती है। टीचर जो है वो खुद भी एक्टिव होता है, ये नहीं कि वो क्लास में जाकर कुर्सी पे बैठ जाए और बच्चों को कहे कि कल मैंने पेज नंबर आपको 10 से लेके 12 तक काम दिया था, आज 13 से लेके 15 तक काम करें।
ये टीचिंग नहीं है। अच्छी टीचिंग जो होती है वो स्टिमुलेटिंग होती है, वो टीचर खुद भी बड़ा मुतहरक होता है और अपने बच्चों को भी मुतहरक रखता है। नो ए मैटर ऑफ पोरिंग इन बट ऑफ ड्राइंग आउट, ये नहीं कि आपने जो कुछ आपके पास है आप सिर्फ उनके अंदर डालते जाएं, उनको सिखाते जाएं, नहीं, उनके अंदर जो कुछ है वो अपने बाहर निकालना है। वो कैसे निकालेंगे कि आप उनसे सवालात पूछेंगे कि वो इसके बारे में पहले क्या जानते हैं। इसके बाद है नॉट ए पैसिव एक्ट बट एन एक्टिव प्रोसेस, यानी टीचिंग जो है ये सुस्ती का नाम नहीं है, ये चुस्ती का नाम है। ये सुस्ती का नाम नहीं है, ये होशियारी का नाम है, एक्टिव होने का नाम है। गुड टीचिंग इज वेल प्लान्ड। एक अच्छा टीचर जो है वो हमेशा स्कूल में आने से पहले, क्लास में आने से पहले वेल प्लान्ड होता है, और उसका तरीका कार क्या होता है कि वो अपने घर से लेसन प्लान बना के लाता है। ए मीन ऑफ एडजस्टमेंट, अच्छा पढ़ा लिखा बंदा जो है वो हर जगह पे एडजस्ट हो जाता है, और उसकी वजह यही होती है कि उसने जो टीचर से सीखा होता है कि एडजस्टमेंट कैसे करनी है। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लर्निंग, टीचर जो है वो अपनी लर्निंग को ऑर्गेनाइज करता है, स्टेप्स में तकसीम करता है। उसको पता होता है कि मैंने पहले स्टेप पे क्या सिखाना है, दूसरे पे क्या सिखाना है, तीसरे पे क्या सिखाना है, जो सिखाया उसके बारे में जायजा कैसे लेना है, फिर मेरे बच्चों को घर का काम कैसे देना है, फिर कैसे चेक करना है। गुड टीचिंग इज काइंडली एंड सिंपैथेटिक, अच्छी टीचिंग जो है वो हमदर्दाना होती है और मुशफिकाना होती है, उसमें मोहब्बत होती है, हमदर्दी होती है। ये नहीं कि एक बच्चा काम नहीं कर रहा तो उसको छोड़ दें उसके हाल पे, ये पहले भी नहीं करता था अब भी नहीं करेगा, नहीं, आप ये देखेंगे वो क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं वो काम कर रहा। हो सकता है कि उसकी कोई घरेलू मजबूरी हो सकता है कि वो खुद बीमार हो सकता है उसके पेरेंट बीमार हो सकता है कि उसकी सोसाइटी अच्छी ना हो, बच्चों के साथ बैठता है वो काम उन बच्चों के साथ बैठता है जो काम करना ही नहीं चाहते। तो टीचिंग जो है वो काइंडली और सिंपैथेटिक होना चाहिए। इसके बाद गुड टीचिंग इज डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जमहूरी होनी चाहिए। ये नहीं किसी बच्चे को क्लास में बोलने की इजाजत ही ना हो, टीचर के बच्चे के ذہن में कोई सवाल आए, किसी बात की समझ ना आए और उसमें उतनी जुर्रत ही ना हो कि वो बात करे, और अगर वो बात करे तो उसकी खैर ना हो, ऐसी बात ना हो। गुड टीचिंग इज सजेस्टिव एंड कोऑपरेटिव, अच्छी टीचिंग जो है वो सजेस्टिव भी होती है और कोऑपरेटिव होती है। गुड टीचिंग लिबरेट्स द लर्नर, अच्छी टीचिंग जो है वो लर्नर को लिबरेट करती है। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेस्ट टीचर्स, अच्छे उस्ताद के अंदर कौन कौन सी खूबियां होती हैं। हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए, उसके अंदर हिस्से मिजाज भी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो सिर्फ पढ़ाते ही जा रहा है और बच्चे बोर होते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप भी टीचर हैं और या टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, और जब आप थोड़ा सा लेक्चर दें और बच्चों में देखें बुरियत हो रही है तो आप कोई ना कोई लतीफा सुना दें। मेक द क्लास इंटरेस्टिंग, अपनी बात को दिलचस्प अंदाज में प्रेजेंट करें। हैव नॉलेज ऑफ देयर सब्जेक्ट, आपको अपने सब्जेक्ट पर जो है वो कमांड होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट के बारे में आप जानते हो। एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरली, बेस्ट टीचर जो है वो अपनी बात को बहुत अच्छे अंदाज में क्लियरली वाजे कर देते हैं। स्पेंड टाइम टू हेल्प स्टूडेंट, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम देते हैं ताकि स्टूडेंट्स की मदद हो सके। अब मदद कैसे होगी, जब टीचर को खुद पता होगा कि किस स्टूडेंट को क्या मसला है, और जब स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करेगा, उसको काम करते हुए देखेगा, उसके काम को चेक करेगा, तो फिर उसको पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो फिर उसको वो मदद करेगा। आर फेयर टू देयर स्टूडेंट्स, वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ फेयर होते हैं, फाउल नहीं होते। ट्रीट स्टूडेंट्स लाइक अडल्ट्स, ये बच्चों को बहुत ज्यादा छोटा समझ लेना, बच्चा समझ लेना नहीं, उनको भी रेस्पेक्ट की जरूरत होती है, उनको भी अडल्ट्स की तरह रेस्पेक्ट दें। रिलेट वेल टू स्टूडेंट्स, यानी कोई भी बात है तो वो स्टूडेंट्स के
लेवल पे जाके उनको किसी बात के साथ को रिलेट करके आप सिखाएंगे तो वो अच्छे अंदाज में सीखेंगे। आर कंसिडरेट टू स्टूडेंट्स फीलिंग, स्टूडेंट्स की जो है एहसासात उनको भी वो समझता हो। डू नॉट शो फेवरेटिज्म टुवर्ड स्टूडेंट्स, कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे कि जो वो स्टूडेंट्स जो उनके साथ बैठते उठते बैठते हैं उनको ज़्यादा फेवर देते हैं, जो उनके साथ फाइलें लेके आगे पीछे घूमते रहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो जब जीपी आता है तो उनका ज़्यादा आ जाता है। टीचर का काम ये नहीं है, टीचर का काम जो है वो फेवरेटिज्म नहीं देना, बल्कि टीचर का काम तो एक जज का होता है, एक मुंसिफ का होता है, उसको सबके साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्स्ट टीचर, बुरे टीचर्स जो हैं उनके क्या खूबियां होती हैं। आर डल, हैव ए बोरिंग क्लास, उनकी क्लास जो है वो हमेशा बोरिंग होती है। डू नॉट एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरली, वो अपनी बात को अच्छे अंदाज में क्लियरली नहीं एक्सप्लेन करते। शो फेवरेटिज्म टुवर्ड स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को फेवर देते हैं। हैव ए पुअर एटीट्यूड, उनका रवैया जो है वो अच्छा नहीं होता। एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट से बहुत ज्यादा तवक्को कर रहे होते हैं कि मेरे स्टूडेंट ये कर देंगे, वो कर देंगे, जज बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन वो खुद जो है वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से पढ़ाते नहीं है, सिर्फ तवक्कुआत लगा के बैठ जाते हैं। डू नॉट रिलेट टू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को के साथ रिलेट नहीं रखते, उसके साथ ताल्लुक नहीं रखते, डिस्टेंस रखते हैं। गिव टू मच होमवर्क, वो इतना ज्यादा काम देते हैं जिनको बच्चा कर ही नहीं सकता। आर टू स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। डू नॉट गिव हेल्प इंडिविजुअल अटेंशन, वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टीचर जब पर्सनली इन्वॉल्व होगा, देखेगा बच्चों की परफॉर्मेंस को कि क्या कौन क्या कर रहा है, तो फिर उनको वो हेल्प देगा। तो जिस टीचर ने बच्चों के काम में दिलचस्पी नहीं लेनी, ना पढ़ाना है, ना काम सुनना है, ना टेस्ट चेक करना है, तो फिर वो क्या करेगा। डू नॉट गिव हेल्प इंडिविजुअल अटेंशन, वो अपने स्टूडेंट की तरफ इंफरादी तौर पर तवज्जो नहीं दे सकेगा। लैक कंट्रोल, वो उसका टीचिंग में कंट्रोल नहीं होता, जब वो पढ़ाता है तो क्लास पे कंट्रोल नहीं होता। इसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल क्या है। द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इज टू डिलीवर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प स्टूडेंट्स लर्न, सबसे जो बुनियादी किरदार होता है टीचर का वो ये होता है टू डिलीवर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, तो क्लासरूम में इस तरह पढ़ाता है दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न, के जिसकी बिना पर स्टूडेंट्स जो हैं वो सीख जाते हैं। टू अकम्प्लिश दिस, इस काम को मुकम्मल करने के लिए टीचर मस्ट प्रिपेयर इफेक्टिव लेसन्स, टीचर को जो है इफेक्टिव लेसन्स बनाने चाहिए। ग्रेड स्टूडेंट वर्क एंड ऑफर फीडबैक, स्टूडेंट के काम को ग्रेड देना चाहिए और उनको फीडबैक भी देने चाहिए कि आपने काम अच्छा किया है या अच्छा नहीं किया। मैनेज क्लासरूम मटेरियल, तो क्लासरूम का जो मटेरियल होता है उसको मैनेज करता है। प्रोडक्टिवली नेविगेट द करिकुलम एंड कोलैबोरेट विद द अदर स्टाफ, वो अच्छे अंदाज में अपना सिलेबस पढ़ाता है, निसाब पढ़ाता है और अपने स्टाफ के साथ उसका अच्छा रवैया होता है। जहाँ टीचर का रवैया टीचर स्टूडेंट्स के साथ अच्छा होता है, वहाँ अच्छा टीचर जो होता है वो हमेशा अपने स्टाफ के साथ भी अच्छा रवैया रखता है, अपने कोलीग्स के साथ भी। कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग का जो है कंसेप्ट क्या है। इफेक्टिव टीचिंग इज ए कंटिन्यूअल लर्निंग प्रोसेस, इफेक्टिव टीचिंग जो है ये मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। एंड ईच स्कूल ईयर ब्रिंग्स चेंजेस टू विच competent टीचर्स मस्ट अडॉप्ट, हर साल स्कूल में तब्दीलियां आती हैं और जो अच्छा उस्ताद होता है वो उन तब्दीलियों को अडॉप्ट कर लेता है। चेंजेस कैन हैपन इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, चेंजेस जो है वो वाक़ई होती हैं इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में।
करिकुलम यानी तालिब इल्म भी बदलते रहते हैं, निसाब बदलता रहता है, बिल्डिंग इश्यूज, बिल्डिंग के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुलीग्स चेंज होते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर चेंज होते हैं, फाइनेंस है, हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स हैं, फैमिलीज हैं, कम्युनिटीज एंड होस्ट ऑफ अदर इन्फ्लुएंसेस ऑन डेली लाइफ ऑफ टीचर। ये सारी की सारी चीजें हैं वो टीचिंग पर असरअंदाज होती हैं, लेकिन टीचर इन सारी चीजों को साथ लेकर चलता है। The foundation upon which teachers base their ability to adopt the change and successfully navigate the complexities of the classroom come largely from their personal abilities and experiences। ये सारे मामलात में टीचर की जो ذاتی صلاحیتیں हैं और ذاتی तजर्बात हैं वही काम आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि किताब में आपको जो चीजें पढ़ा दी गई हैं, सिखा दी गई हैं, वो प्रैक्टिकली भी वही चीजें हों, लेकिन जो आपने सीखा है उनको बेस बना के आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए आपने क्लासरूम की सिचुएशन को कंट्रोल करना है। अब अगर हम ज़हानत की बात करें तो ज़हानत की एक बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा, और वो ये है कि ज़हानत एक ऐसी खुदादाद सलाहियत है जिसकी बिना पर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में पेश आने वाले मामलात को अच्छे अंदाज में हैंडल कर लेता है। अपनी जिंदगी में जितने भी मामलात पेश आते हैं उनको जितने अच्छे अंदाज में उसको हल कर लेता है वो शख्स उतना ही ज़हीन होता है। बिल्कुल ऐसे ही एक अच्छा जो टीचर है, इफेक्टिव टीचिंग जो है, उसमें टीचर जो है वो अपनी एबिलिटीज और एक्सपीरियंस को यूज करते हुए क्लासरूम की सिचुएशन को बहुत खूबसूरत अंदाज में हैंडल कर लेता है। द पर्सनल एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस can be classified as a prerequisite to teaching, that is the competencies that are acquired and demonstrated before the teacher ever walk through the school house door। इसके अलावा prerequisite of effective teaching are often considered in relation to novice teachers, but in fact they reflect the accumulated competencies and experiences that any teacher brings to the classroom। इसमें सबसे पहली जो बात हमने की है वो है कि the personal abilities and experiences के जो ذاتی सलाहियतें हैं और experiences can be classified, उनकी तकसीम कार की जाती है as prerequisite to teaching। उसको हम prerequisite to teaching कह सकते हैं। that is competencies, ये वो महारतें होती हैं that are acquired, जो कि हासिल की जाती हैं, and demonstrated और demonstrate की जाती हैं before the teacher ever walks through the school house door, जो स्कूल के दरवाजे पे जाने से पहले उसने सीखी होती हैं। ये वो कौन सी चीजें एबिलिटीज होती हैं कि जो बच्चा अपने माशरे से और अपने घर से सीख के आता है। इसके बाद prerequisite of effective teaching are often considered in relation to novice teachers, but in fact they reflect the accumulated competencies and experiences that any teacher brings to the classroom। लेकिन असल में बात यही होती है कि ये सारी चीजें सीखने के बाद जब वो क्लासरूम में आता है तो वो अपनी महारतें उनको वहां पे किस अंदाज में यूटिलाइज करता है। इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। Effective teaching can be defined as the teaching that successfully achieves the objectives of teaching learning process। Effective teaching वो होती है जिसकी बना पर कोई भी शख्स जो है ना effective teaching learning process जो है वो अचीव करता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि all the educational activities starts from objectives and ends on evaluation। तमाम तालीमी सरगर्मियां मकासद से शुरू होती हैं और जायजे पर खत्म होती हैं। तो टीचिंग जो है, इफेक्टिव टीचिंग भी, इसके भी हमने कुछ मकासद हासिल रखने होते हैं। हम जिस मकसद के लिए पढ़ा रहे हैं अगर वो हमारा मकसद पूरा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी टीचिंग इफेक्टिव है। हम बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहे थे, वजू करने का तरीका सिखाना चाह रहे थे, अगर क्लासरूम के लेक्चर के बाद सारे बच्चे वजू करना सीख जाते हैं तो आप ये समझेंगे कि आपकी इफेक्टिव टीचिंग है।
आप बच्चों को अल्लाह की वादानियत के बारे में बताना चाह रहे हैं और आप बच्चों को सूरह इखलास पढ़ाते हैं और इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, यानी अल्लाह सिर्फ एक है, दो नहीं है, दो से ज्यादा भी नहीं है, एक से ज्यादा भी नहीं है, सिर्फ एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं है। जो आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, आपने बच्चे को अल्लाह के वादानियत के बारे में सिखाना था, आपने बच्चे को सूरह इखलास का तर्जुमा और मफहूम समझा दिया। अगर बच्चे को ये सारी बातें क्लियर हो गई तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव है, अगर आप नहीं समझा सके तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। इसके बाद है एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। जो इफेक्टिव टीचिंग है उसके कौन कौन से पहलू हैं, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि देर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग सच एज, यानी इसके काफी एस्पेक्ट्स हैं। नंबर एक है, नंबर वन है इफेक्टिवली मैनेजिंग ए क्लासरूम, यानी सबसे पहली बात तो ये है कि अच्छी टीचिंग जो है, इफेक्टिव टीचिंग वो होती है जब एक टीचर जो है वो अपने क्लास को अच्छे अंदाज में मैनेज कर लेता है। स्टार्टिंग ईच क्लास विद ए क्लियर ऑब्जेक्टिव, जो कोई भी काम वो शुरू करता है पढ़ाने से पहले उसके अपने मकासद क्लियर होते हैं। इसके बाद है एंगेजिंग स्टूडेंट्स विद क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज, वो बच्चों से मुख्तलिफ सवालात करता है। आपको पता है कि जब बच्चा एक टीचर स्कूल क्लास में जाता है तो सबसे पहले बच्चों की साबका वाकफियत का जायजा लेने के लिए पीके टेस्ट लेता है, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, बच्चों से कुछ सवालात पूछता है और उसका सवाल जो आखिरी होता है वो उसको उसकी टॉपिक के करीब ले आता है, या बिल्कुल बच्चे वही टॉपिक बोलते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटेजी। इसके बाद है कंसोलिडेटिंग द लेसन एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो अपने लेक्चर को एट द एंड ऑफ पीरियड जो है वो कंसोलिडेट करता है। एंड डायग्नोजिंग कॉमन स्टूडेंट एरर्स एंड करेक्टिंग देम दैट कैन बी सिस्टमैटिकली मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग क्लासरूम एंड बाय आस्किंग स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट से जो मुख्तलिफ सवालात करता है या बच्चों को देख रहा होता है और जो बच्चे गलतियां कर रहे होते हैं उनको डायग्नोज करता है कि कौन सा किस बच्चे का क्या मसला है और फिर उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी उनको बताता है। अब हम देखते हैं जी पिलर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है वो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स यानी जब भी टीचर को पढ़ाने के लिए जाता है तो सबसे पहले अपने मकासद का तयन करता है, और उसके मकासद दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। आजकल इनका जदीद जो नाम है वो है SLOs, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इसके बाद दूसरा होता है कंटेंट एनालिसिस, वो देखता है कि जो मैंने बच्चे को पढ़ाना है क्या मटेरियल मेरे पास मौजूद है या नहीं है। इसके बाद मेथड स्ट्रेटजीज है कि वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, किस लेक्चर के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी यूज करेगा, क्या बच्चों को लेक्चर मेथड के जरिए या डिस्कशन मेथड के जरिए पढ़ाएगा या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के जरिए या एक्टिविटी बेस्ड मेथड के जरिए, कौन सा मेथड यूज करेगा। इसके बाद है एवेल्युएशन डिवाइस, उसके पास एवेल्युएशन की डिवाइस भी होनी चाहिए कि बच्चों की कारकर्दगी का वो जायजा भी ले सके, और एवेल्युएशन डिवाइस जो है ना उसका टेस्ट होता है बच्चे का। तो ये पिलर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग है। अब हम देखते हैं कि इफेक्टिव टीचर्स जो हैं वो कौन होते हैं। द इफेक्टिव टीचर इज द वन हु enables the students to reach to the desired learning outcomes। इफेक्टिव टीचर वही होता है जो बच्चों को इस काबिल बनाता है कि वो लर्निंग आउटकम्स तक पहुंच जाएं। In order to be an effective teacher, एक अच्छा उस्ताद बनने के लिए, one that inspires and motivates the students, जो बच्चों को इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है। It is essential to have a well-developed pedagogy। ये जरूरी है कि उसके पास अच्छी टीचिंग मेथडोलॉजी भी हो।
it is important to have vibrant classroom activities and have a positive demeanor when teaching, as this will encourage students to be learning activities, to be present at school every day and to engage in their learning activities. जो स्टूडेंट्स को इस तरह का माहौल देता है कि स्टूडेंट रोजाना स्कूल में आए और आने के बाद वो बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखें. रिसर्च suggests that the following prerequisites are linked to effective teachers. जो रिसर्च जो है वो सजेस्ट करती है कि मुंदरजा झैल prerequisites ऑफ टीचिंग हैं. रोल ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, एक इफेक्टिव टीचर जो है उसका क्या रोल होता है. एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु Role of an effective teacher. An effective teacher is one who contributes to the learning environment by increasing keen interest of the students. Effective teacher वो होता है जो contribute to the learning environment by increasing keen interest of the student. वो अच्छा माहौल बच्चे को देता है जिससे बच्चे बहुत दिलचस्पी लेते हैं अपने सबक में. For the purpose of teaching के लिए the teacher has to play 5 major role. टीचर को 5 बड़े रोल अदा करने होते हैं. These roles are, ये रोल मुंदरजा झैल होते हैं एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. सबसे पहला जो रोल होता है वो ये है कि अपने सब्जेक्ट का वो एक्सपर्ट होता है. यानी वो अगर मैथ का टीचर है तो उसको मैथ्स आना चाहिए, उर्दू का टीचर है उसको उर्दू आनी चाहिए. दूसरा है एज ए पेडागोजिकल एक्सपर्ट, उसको ये पता होना चाहिए कि इस सबक को पढ़ाने के लिए, इस मजमून को पढ़ाने के लिए मुझे कौन कौन सी टीचिंग मेथड यूज करने पड़ेंगे. एज एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, अच्छा जो टीचर होता है वो इफेक्टिव टीचर जो होता है वो एक्सीलेंट कम्युनिकेटर होता है. वो बहुत अच्छे अंदाज में बात करता है. एज ए स्टूडेंट सेंटर्ड मेंटर, वो स्टूडेंट की मेंटोरिंग करता है. एज ए सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअल असेसर, वो एक सिस्टमैटिक और मुसलसल बच्चों की कारकर्दगी को चेक करने वाला होता है. सिर्फ पढ़ा लेना काफी नहीं होता जब तक आप बच्चे की कारकर्दगी जो है उसको प्रॉपर तरीके से चेक ना करें. एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, सबसे पहली चीज जो है वो एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है कि टीचर possess through knowledge of matter, subject matter and go beyond the standard textbook material. टीचर जो है वो possess रखता है through the knowledge of the subject matter, उसके पास सब्जेक्ट का मैटर का नॉलेज होता है. and go beyond the standard textbook material, और वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मटेरियल के से बियॉन्ड होता है. इसके बाद टीचर्स डेवलप इंपॉर्टेंट एंड ओरिजिनल थॉट्स ऑन द सब्जेक्ट मैटर. टीचर जो है वो डेवलप करता है इंपॉर्टेंट एंड ओरिजिनल थॉट्स ऑन द, अपने सब्जेक्ट मैटर के हवाले से जाती तौर पर एक सोच रखता है. दे टैकल इश्यूज रिलेटेड टू डिसिप्लिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, वो अपने नॉलेज की बिना पर
क्लास के डिसिप्लिन को कंट्रोल करते हैं। एज ए पेडागोजिकल एक्सपर्ट, वो पेडागोजिकल एक्सपर्ट होता है, यानी उसको टीचिंग मेथोडोलॉजी का पता होता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। टीचर सेट्स अप्रोप्रिएट लर्निंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड कम्युनिकेट्स देम क्लियरली। टीचर जो है वो अपने क्लियर गोल्स बनाता है और मकासद बनाता है और उनको क्लियरली डिफाइन करता है। दे शो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट, वो अपना सब्जेक्ट के हवाले से अपना पॉजिटिव रवैया जो है वो शो करते हैं। वर्क टू ओवरकम डिफिकल्टीज दैट माइट हिंड्रॉस इन लर्निंग, और उन डिफिकल्टीज को भी ध्यान में रखता है जो उसकी लर्निंग में आ सकते हैं। दे एवेलुएट एंड मार्क स्टूडेंट्स वर्क फेयरली, और बच्चों की कारकर्दगी के काम को अच्छे अंदाज में एवेलुएट करता है। दे गाइड स्टूडेंट्स थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, वो बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए गाइड करता है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस एंड हेल्प देम टू डेवलप देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, और उनको इस काबिल बनाता है कि वो खुद इस मामले में सोचे। टीचर्स प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट अबाउट देयर प्रोग्रेस इन लर्निंग, टीचर जो है वो उनकी लर्निंग के हवाले से फीडबैक भी देता है कि बच्चों ने किस हद तक सीखा है और कितना नहीं सीखा उन्होंने। एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, अच्छा टीचर जो होता है वो एक अच्छा कम्युनिकेटर भी होता है। टीचर डिमॉन्स्ट्रेट इफेक्टिव ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, टीचर जो है वो एक इफेक्टिव ओरल और रिटन कम्युनिकेटर भी होता है। एंड गुड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज एंड प्लानिंग स्किल, उसके अंदर अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल सलाहियतें भी होती हैं और प्लानिंग की स्किल्स भी उसके अंदर होती हैं। ही शी हेल्प स्टूडेंट्स लर्न टू यूज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बच्चों को इस काबिल बनाता है कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल को इस्तेमाल करें। यूटिलाइजेस टीचिंग टूल्स अप्रोप्रिएटली एंड इफेक्टिवली, और टीचिंग के टूल्स जो हैं उनको मुनासिब और मौसर अंदाज में इस्तेमाल करता है। As a student-centered mentor, teacher tries to encourage each student to learn through a variety of methods and encourage students' participation. Teacher जो है, a teacher tries to encourage each student. Teacher जो है हर student को की हौसला अफजाई करता है to learn, सीखने में through a variety of methods, मुख्तलिफ methods के जरिए, and encourages students' participation, और स्टूडेंट की जो पार्टिसिपेशन होती है उसकी हौसला अफजाई करता है। अगर कोई बच्चा क्लास में कोई बात बताना चाह रहा है, कोई शेयर करना चाह रहा है, कोई नया आइडिया देना चाह रहा है या कोई सवाल पूछना चाह रहा है, तो उसको पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता है। टेक हिज हर स्टूडेंट टू हायर इंटेलेक्चुअल लेवल, और बच्चों को हायर इंटेलेक्चुअल लेवल तक वो लेके जाता है। एज सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूअल असेसर, वो एक सिस्टमैटिक और कॉन्टिन्यूअल असेसर भी होता है। ए टीचर मेक्स एन एप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉर स्टूडेंट आउटकम असेसमेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ए टीचर मेक्स एन एप्रोप्रिएट प्रोसीजर, एक टीचर जो है वो एक मुनासिब तरीकाकार अपनाता है फॉर स्टूडेंट के लिए आउटकम असेसमेंट, ताकि ये देखा जा सके कि बच्चों ने कितना सीखा है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ताकि स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को मजीद बेहतर किया जा सके। ही शी सिस्टमैटिकली असेस हिज हर ओन टीचिंग, वो अपने काम को खुद जांचता है। कीप्स द क्लास मटेरियल फ्रेश एंड न्यू, और क्लास का मटेरियल जो हमेशा फ्रेश और न्यू रखता है। ही शी यूजेज न्यू टीचिंग स्टाइल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट लर्निंग, वो अपने टीचिंग स्टाइल को नए अंदाज में अपनाता है। बाई आइडेंटिफाइंग हिज हर ओन वीकनेस
and shortcomings in the teaching process, ताकि वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके कि टीचिंग के अंदर उसके अंदर कौन कौन सी खामियां हैं। आप जब क्लास पढ़ा रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा वीक पॉइंट है और कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव टीचर्स जो हैं, उसमें हमने ये पहले पढ़ा है कि प्री रेक्विजिट्स ऑफ टीचिंग है, इसमें वर्बल अवेबिलिटी है, वर्बल एबिलिटी यानी जबानी बोलने की सलाहियत है। इसके बाद है कंटेंट नॉलेज है कि उसके सब्जेक्ट के हवाले से कितना नॉलेज है, एजुकेशनल कोर्स वर्क क्या वो क्लियर कर रहा है, टीचर सर्टिफिकेशन क्या उसके पास जो है टीचर का सर्टिफिकेट भी है और टीचिंग एक्सपीरियंस भी है या नहीं है। ये प्री रिक्वायरमेंट है, यानी अगर आप आना चाह रहे हैं, टीचर बनना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपने उस कोर्स को पढ़ा होना चाहिए, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी टीचर एज ए पर्सन, कि वो खुद एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अगर हम कहेंगे कि एक टीचर कैसा होना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे इंसान की जितनी भी खूबियां हैं वो उस टीचर के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्लासरूम को मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, उसको उसने इंस्ट्रक्शन को ऑर्गेनाइज करना होता है। इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद है मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड पोटेंशियल, उनको स्टूडेंट की प्रोग्रेस और पोटेंशियल को मॉनिटर करना होता है। अब हम देखते हैं कि वर्बल एबिलिटी ये क्या होती है। वर्बल एबिलिटी हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट। जो वर्बल एबिलिटी होती है, इनका बच्चों की स्टूडेंट के अचीवमेंट पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। टीचर मेक कनेक्शन विद देयर स्टूडेंट, टीचर का स्टूडेंट्स के साथ कनेक्शन होता है, कोलीग्स के साथ एंड स्टूडेंट फैमिलीज, और स्टूडेंट की फैमिलीज के साथ थ्रू वर्ड्स एंड एक्शन, अल्फाज के जरिए और काम के जरिए। इफेक्टिव टीचर्स नो देयर स्टूडेंट एंड हाउ टू कम्युनिकेट विद देम। अच्छे उस्ताद होते हैं वो ये जानते हैं कि उनके स्टूडेंट कैसे हैं और उन्होंने उनके साथ कैसी गुफ्तगू करनी है, बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, इनफरादी तौर पर और मजमूई तौर पर। सम स्टूडेंट प्रेफर जस्ट टू फैक्ट्स, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ हकायक पर यकीन रखते हैं। वाइल अदर वांट्स टू हियर ए नरेटिव, कुछ जो हैं वो बयानिया गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। एंड देन देर आर अदर्स विद कंप्लीट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड कम्युनिकेशन नीड। इस तरह और भी कुछ होते हैं जिनके मुख्तलिफ लर्निंग स्टाइल होते हैं और कम्युनिकेशन नीड्स भी होती हैं। इफेक्टिव टीचर्स केयरफुली कंसिडर देयर ऑडियंस व्हेन डिलीवरिंग ए मैसेज। जो इफेक्टिव टीचर होता है वो ये देखता है कि मेरे जो सामीन हैं वो कैसे हैं, उनको मैसेज मैंने कैसे कन्वे करना है। दे ऑब्जर्व रिएक्शंस एंड डिसाइड, वो रिएक्शंस को देखते हैं और डिसाइड करते हैं हाउ बेस्ट टू गेट देयर पॉइंट अक्रॉस टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, कि वो इन मुख्तलिफ लोगों के साथ उन्होंने कैसे बात करनी है। इसके बाद है कंटेंट नॉलेज है कि कंटेंट नॉलेज एज मेजर्ड बाय मेजरिंग और माइनरिंग इन द सब्जेक्ट एरिया और पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन द कंटेंट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द स्टूडेंट लर्निंग। कंटेंट जो है, टीचर का कंटेंट नॉलेज जो है वो होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट की बिना पर ही स्टूडेंट की लर्निंग होती है। टीचर कैन नॉट टीच व्हाट दे डू नॉट नो, टीचर वो नहीं पढ़ा सकता जो खुद नहीं जानता। द रिसर्च क्लियरली शोज, ये रिसर्च बताती है दैट टीचर्स पार्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस, के साइंस ये बताती है कि टीचर जो है खास तौर पर रियाजी और साइंस के असातिज़ा की बात कर रहे हैं, who have majored and minored in the subject area, they teach attain better achievement results with their students than
टीचर्स विदाउट बैकग्राउंड इन द सब्जेक्ट ऑफ एरिया, यानी जिनका उस सब्जेक्ट के हवाले से नॉलेज होता है वो टीचर ज्यादा अच्छे अंदाज में पढ़ा सकते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर नॉलेज एंड द स्टूडेंट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज मेक सेंस. जो स्टूडेंट का टीचर का नॉलेज है और स्टूडेंट्स की सीखने का अमल है, ये इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है. सक्सेसफुल टीचर्स नो द कंटेंट एंड कैन डिटरमिन द एसेंशियल नॉलेज. जो सक्सेसफुल टीचर होते हैं वो कंटेंट को जानते हैं और उनको पता होता है कि एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल दैट आर नेसेसरी फॉर मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट देम इनटू इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन. और वो अच्छे अपने नॉलेज की बिना पर बच्चों को अच्छे अंदाज में सिखा सकते हैं. इफेक्टिव टीचर्स ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट कंटेंट नॉलेज एंड स्किल्स टू स्टूडेंट्स इन ए मैनर दैट हेल्प द स्टूडेंट्स असेस इंटरेक्ट विद. ये स्टूडेंट्स को जब सिखाते हैं तो उसकी बिना पर वो क्या सीखता है, इंटरेक्ट विद, उन्होंने आपस में बात कैसे करनी है, एंड लर्न द मटेरियल, और मटेरियल को कैसे सीखना है. Additionally, students value teachers who effectively convey their knowledge of the subject area through strong communication skill. टीचर हमेशा उस बच्चे को ज्यादा प्रेफर करेंगे, उसको रेस्पेक्ट भी देंगे और उसको एक अच्छा उस्ताद समझेंगे जो अपनी बात को अच्छे अंदाज में उन तक पहुंचाएगा. इसके बाद है एजुकेशनल कोर्स वर्क. एजुकेशनल कोर्स वर्क इज ए स्ट्रॉन्गर प्रिडिक्टर of teaching effectiveness than grade point average or test scores. Educational coursework जो है ये एक stronger predictor होता है, मजीद जो है वो stronger predictor होता है, पेशीन गोई करता है of the teaching effectiveness than grade point average or test scores. For teachers who embrace the concept of lifelong learning, वो टीचर जो lifelong learning के concept को जानते हैं, continued professional development in their field results increased student achievement, कि वो continuously अपने professionally अपने आप को develop करते रहते हैं और उसकी बिना पर student की achievement बेहतर होती है. The research addressing educational coursework typically refers to the courses teachers took as a part of their preparation program for teaching or as a part of postgraduate work to earn their teacher certification. यानी टीचर जो है नॉलेज हासिल करते हैं और फिर अपना सर्टिफिकेट हासिल करते हैं. बट एजुकेशनल कोर्स वर्क डज नॉट स्टॉप विद द साइनिंग ऑफ द टीचिंग कंट्रैक्ट. यानी एजुकेशन का जो कोर्स वर्क है, जब एक टीचिंग का कंट्रैक्ट साइन हो जाता है वहां पे खत्म नहीं हो जाता. टीचर मस्ट कंटिन्यू टू डेवलप देयर प्रोफेशनल नॉलेज इन ऑर्डर टू रिव्यू देयर लेसन्स एंड परहैप्स मोर इम्पोर्टेंटली टू रिन्यू देमसेल्फ. आपको पता है कि टीचिंग जो है ये जो अब्रॉड हैं, यूके अमेरिका की बात हम करें तो वहाँ पर टीचिंग का बाकायदा लाइसेंस होता है. और जैसे हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे रिन्यू कराते हैं, ऐसे टीचिंग का लाइसेंस भी रिन्यू होता है. और रिन्यू होने के लिए जरूरी होता है कि टीचर का अपना नॉलेज अपडेट हो. फॉर मैनी टीचर्स दिस रिन्यूअल एंटेल्स टेकिंग ग्रेजुएट क्लासेस इन एजुकेशन, अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस. वो कैसे हो सकता है कि वो कॉन्फ्रेंसें अटेंड करें एंड पार्टिसिपेटिंग इन द मेरिट ऑफ अदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, और उस तरह की जो मुख्तलिफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं उनको अवेल करें. व्हाट टीचर डू इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल. टीचर जो है अपनी नॉलेज और स्किल को बढ़ाने के लिए जो कुछ करता है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर बिगिनिंग टीचिंग, वो काम करता है जो टीचर टीचिंग को शुरू करने से पहले या टीचिंग को शुरू करने के बाद. इन्फ्लुएंस द लर्निंग दैट अकर्स इन द देयर क्लासरूम. ये टीचिंग को मुतासर करती हैं
जब वो क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है। इसका मतलब यह है टीचर की जो है ना ट्रेनिंग और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करती है। टीचर कंटिन्यू टू डेवलप थ्रू आउट देयर कैरियर एज दे लर्न द साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। टीचर जो है वो सारी जिंदगी सीखता रहता है क्योंकि वो जानते हैं कि टीचिंग जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। When educators participate in the professional development, offering that relate to them to the content area of the population of student they teach, कि जब जो है टीचर जो है अपने कंटेंट एरिया के हवाले से कोई ट्रेनिंग लेते हैं, इट एनहांस देयर इफेक्टिवनेस, इसकी बिना पर वो और ज्यादा मुतासर होते हैं, यानी उनकी कारकर्दगी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है और रिजल्टिंग इन हायर लेवल्स ऑफ स्टूडेंट एकेडमिक सक्सेस, और इसकी बिना पर स्टूडेंट्स की जो है तालीमी तरक्की ज्यादा बेहतर हो जाती है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट शुड फोकस ऑन व्हाट टीचर्स नीड टू डू। प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो इस बात पे फोकस करती है कि टीचर्स को क्या करना चाहिए and accomplish in school and with their students. For example, professional development in instructional differentiation makes a difference in student achievement as teachers are better able to meet diverse student needs. और इसकी बिना पर टीचर इस काबिल हो जाता है कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की तालीमी ज़रूरियात को पूरा कर सके। इसके बाद है टीचर सर्टिफिकेशन। रिगार्डलेस ऑफ टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन हेल्ड रिजल्ट्स इन टीचर बीइंग मोर इफेक्टिव देन देयर अनसर्टिफाइड काउंटर पार्ट्स। यानी जिन टीचर्स के पास सर्टिफिकेट होता है वो उनसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता। टीचर सर्टिफिकेशन इज डिटरमिन्ड बाय द इंडिविजुअल स्टेट्स एंड इज इशूड to individual whom the state deems qualified to teach based on its criteria। यानी टीचिंग का सर्टिफिकेट उसके पास ही होता है। मिसाल के तौर पर आप बीएड कर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट इसलिए होगा कि आप वो सारे एरियाज आपको पढ़ाए सिखाए जा रहे हैं जिसके लिए टीचिंग की जरूरत होती है। इन मोस्ट स्टेट्स बहुत सी रियासतों में प्रॉपर सर्टिफिकेशन ऑफ लाइसेंसर एज ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हाईली क्वालिफाइड टीचर। यानी जिसके पास ड्राइविंग का जैसे लाइसेंस होता है ऐसे जिसके पास टीचिंग का लाइसेंस होता है उसको ज्यादा क्वालिफाइड टीचर समझा जाता है। एज रिक्वायर्ड इन नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, ताकि कोई बच्चा सीखने से पीछे न रह जाए। ऑल्दो बीइंग सर्टिफाइड डज नॉट नेसेसरी गारंटी इफेक्टिवनेस। ये जरूरी नहीं है कि जिस बंदे के पास सर्टिफिकेट हो वो ज्यादा अच्छा उस्ताद हो। स्टूडेंट टू सर्टिफाइड टीचर्स टिपिकली डू हैव हायर लेवल्स ऑफ अचीवमेंट देन डू स्टूडेंट्स ऑफ अनसर्टिफाइड टीचर्स। देयर आर मल्टीपल रूट्स ऑफ अर्निंग टीचर सर्टिफिकेशन। यानी आप अगर टीचिंग का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कई रास्ते हैं, रेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रिपरेशन प्रोग्राम टू बी एब्रीविएटेड अल्टरनेटिव वंस लाइक टीच फॉर अमेरिका, जैसे अमेरिका के लिए टीच करना, विद ए होस्ट ऑफ इंटरमीडिएट ऑप्शन। मोस्ट स्टेट हैव सम फॉर्म ऑफ alternative certification that allow individuals who have a bachelor degree to earn their certification without getting an advanced degree in education। कुछ ऐसे भी हैं कि जो advanced degree education certification के बगैर ही करते हैं, are taking additional undergraduate courses या undergraduate courses करते हैं। For certification to be considered as a quality indicator, जो सर्टिफिकेशन है इसको क्वालिटी का इंडिकेटर समझा जाता है। टीचर्स शुड बी असाइंड टू टीच इन देयर फील्ड ऑफ स्टडी। टीचर को ये काम देना चाहिए कि वो अपने फील्ड ऑफ स्टडी में
काम करें। मिसाल के तौर पर अगर वो मैथ एमएससी उन्होंने की हुई है तो उसको मैथ का सब्जेक्ट दिया जाए, अगर एमए उर्दू किया है तो एमए उर्दू उनको उर्दू पढ़ाने के लिए दी जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है तो वो पढ़ाने के लिए दी जाए, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसके बाद है टीचिंग एक्सपीरियंस अप टू ए पॉइंट इज इन्फ्लुएंशियल इन टीचर इफेक्टिवनेस। टीचिंग का एक्सपीरियंस जो है वो टीचिंग इफेक्टिवनेस में इफेक्टिवनेस होता है, मुतासर होता है। टीचिंग एक्सपीरियंस अप टू ए पॉइंट इन्फ्लुएंशियल इन टीचर इफेक्टिवनेस। टीचर की इफेक्टिवनेस में उसका एक्सपीरियंस जो है उस पर असरअंदाज होता है, पार्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ प्लानिंग, खासतौर पर प्लानिंग के शोबा में, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लास को मैनेज करने के वाले से, क्वेश्चनिंग, बच्चों से सवालात पूछने से, एंड रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लिए। एक्सपीरियंस डज मेक ए डिफरेंस इन टीचर इफेक्टिवनेस। एक्सपीरियंस जो है वो टीचर की इफेक्टिवनेस में डिफरेंस पैदा करता है, एज इट ऑफर्स टीचर्स द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो प्रोफेशनली। जैसे टीचर को मौका देता है कि वो प्रोफेशनली ग्रो करे बाय लर्निंग फ्रॉम प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस के जरिए सीखे। दिस ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ लर्निंग कर्व that novice teachers experience as they begin their transformation into competent teachers। कि जब वो प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हैं तो वो competent टीचर्स के साथ शामिल हो जाते हैं। Consequently, students of experienced teachers tend to have higher level of achievement। तो जिनके टीचर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनके स्टूडेंट्स के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट हैव बीन एसोसिएटेड विद द प्रोपोर्शन ऑफ बिगिनिंग टीचर्स टू होम स्टूडेंट्स आर असाइंड। जो नए टीचर होते हैं जिनके अभी एक्सपीरियंस नहीं होता, वो कई दफा उनके स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, ये मुशाहिदा किया गया है। अब हम देखते हैं चैलेंजेस इन टीचर इफेक्टिवनेस। टीचर की इफेक्टिवनेस में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। As a teacher, it can sometimes be difficult to engage with the community। बतौर टीचर कई दफा मुश्किल होता है कि कम्युनिटी को एंगेज किया जाए। As parent may feel they know what is best for their child in term of education। बाज़ औक़ात टीचर जो है वो बच्चे जो हैं, बच्चों के वालिदैन ये जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे के लिए मुस्तकबिल में कौन सी तालीम बेहतर रहेगी। स्टूडेंट कैन बी डिफिकल्ट टू मोटिवेट एंड इट कुड बी ए चैलेंज टू अंडरस्टैंड द कल्चरल डाइवर्सिटी। हमें स्टूडेंट को मोटिवेट करना मुश्किल होता है और हमें अपनी सकाफती डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखना होता है। इट इज एसेंशियल टू बी एबल टू सी थ्रू मल्टीपल लेंसेज। सम ऑफ दीज आर डिस्क्राइब्ड अंदर। उसमें कुछ चीजें जो हैं वो नीचे हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर वन है थिंकिंग स्किल, यानी इफेक्टिव टीचर्स मॉडल कैन कम्युनिकेट गुड थिंकिंग स्किल। अच्छा जो टीचर मॉडल होता है उसकी अच्छी सोच होती है, स्पेशली क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी तनकीदी सोच होती है, विच इन्वॉल्व थिंकिंग रिफ्लेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली एंड एवेल्युएटिंग द एविडेंस। और जो कि इन्वॉल्व होती है रिफ्लेक्टिवली और प्रोडक्टिवली, और ये एविडेंस को एवेल्युएट करती है। गेटिंग स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली, स्टूडेंट्स को क्रिटिकली सोचने के लिए इज नॉट ईजी, ये कोई आसान काम नहीं है। मैनी स्टूडेंट डेवलप ए हैबिट ऑफ पैसिवली लर्निंग मटेरियल। कुछ स्टूडेंट जो है उनको ये आदत होती है कि वो सुस्त होकर मटेरियल को सीख रहे होते हैं एंड रोटली मेमोराइज कंसेप्ट्स, और रट्टा लगा के चीजों को याद करते हैं, रेदर देन थिंकिंग डीपली एंड रिफ्लेक्टिवली, कि वो किसी चीज को गहराई में जाकर सोचने और रिफ्लेक्टिवली उन पर काम करने के लिए। थिंकिंग क्रिटिकली आल्सो मीन्स, तनकीदी तौर पर सोचने का मतलब ये है बीइंग ओपन माइंडेड, के ओपन माइंड हूं, एंड क्यूरियस, और मुतजस्सिस हूं, ऑन
the one hand एक तरफ, yet being careful to avoid key mistakes in the interpretation on the other, और दूसरी तरफ जो है वो अपनी मिस्टेक्स को अच्छे अंदाज में समझ जाएं, अपनी जो की मिस्टेक्स हैं उनसे अवॉइड करें, जो गलतियां वो कर रहे हैं वो उनको अवॉइड करें। इसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग एन इफेक्टिव टीचर इज कीपिंग द क्लास एज ए होल वर्किंग टुगेदर and oriented toward classroom task. An important aspect, एक बहुत ही अहम पहलू of being an effective teacher, एक अच्छे टीचर का, is keeping the class को रखना है as a whole, मुकम्मल तौर पर, working together, कि वो मिल के काम करते रहें, and oriented toward the classroom task, और classroom के काम में उनको इन्वॉल्व रखना है। अब जाहिर है कि जब बच्चा काम क्लास में बैठ के कर रहा होगा तो वो मसरूफ होगा, जब आप उसको फारग छोड़ देंगे तो वो बातें करेगा, शोर करेगा। इफेक्टिव टीचर्स एस्टेब्लिश एंड मेंटेन एन एनवायरनमेंट इन विच लर्निंग कैन अकर। इफेक्टिव टीचर जो है वो एस्टेब्लिश करता है एंड मेंटेन करता है एन एनवायरनमेंट, एक माहौल को, इन विच लर्निंग कैन अकर, जिससे लर्निंग वाक़ई होती है। टू क्रिएट दिस ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट, ये ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए टीचर्स नीड टू रिपर्टर ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर एस्टेब्लिशिंग रूल्स एंड प्रोसीजर। टीचर्स को इस तरह कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना होगा, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुपों को ऑर्गेनाइज करना होगा, मॉनिटरिंग, उनकी निगरानी करनी होगी, एंड पेसिंग क्लासरूम एक्टिविटीज, और क्लासरूम की मुख्तलिफ एक्टिविटीज करवानी होगी, एंड हैंडलिंग मिसबिहेवियर, और जो बच्चे मिसबिहेव करते हैं उनको भी हैंडल करना होगा। ये क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इसके बाद है टीचर के अंदर मोटिवेशनल स्किल भी होनी चाहिए। इफेक्टिव टीचर्स हैव गुड स्ट्रेटजीज फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट बिकम सेल्फ मोटिवेटेड एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग। इफेक्टिव टीचर जो है उनके अंदर उनको खुद सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए, एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग, और बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इंक्रीजिंगली स्ट्रेस, जो माहिरीन नफ्सियात होते हैं वो स्ट्रेस करते हैं दैट दिस इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग रियल वर्ल्ड लर्निंग opportunities of optimal difficulty and novelty for the each student. Students are motivated when they can make choices in line with their personal interest. बच्चे जो हैं उस वक्त मोटिवेट होते हैं जब उनके अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से उनसे बात की जाए। इफेक्टिव टीचर्स गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू थिंक क्रिएटिवली एंड डीपली अबाउट प्रोजेक्ट्स। जो अच्छे टीचर होते हैं वो बच्चों को क्रिएटिवली और डीपली मौका देते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो वो काम करना चाहते हैं उनके बारे में सोच सके। इसके बाद है फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। टीचर्स जो है इफेक्टिव टीचिंग के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहली चीज है टीचर्स नॉलेज, यानी टीचर के पास नॉलेज होना चाहिए, एंथुजिज्म जो शुक्रोश होना चाहिए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, और उनके पास लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। गुड क्लासरूम इज वन इन विच नॉलेज इज शेयर्ड अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट। अच्छा क्लासरूम वो होता है जिसमें टीचर जो है वो नॉलेज शेयर करता है स्टूडेंट के लिए। टीचर नॉट ओनली गिव इंस्ट्रक्शन, टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं देता बट टेक आइडियाज टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बल्कि वो अपने स्टूडेंट के आइडियाज भी लेता है एंड कैरी आउट डिस्कशन, और डिस्कशन जारी रखता है। इन सच एन एनवायरनमेंट द नॉलेज इज शेयर्ड, इस तरह नॉलेज जो है वो शेयर किया जाता है। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑल बिकम लर्नर्स, स्टूडेंट और टीचर तमाम लर्नर बन जाते हैं। एंड डिस्कवर द वर्ल्ड ऑफ सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट की वर्ल्ड को डिस्कवर करते हैं। इन सच एन एनवायरनमेंट
इस इन्वायरमेंट से। ए टीचर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर शेयरिंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ द नॉलेज, और टीचर जो है वो बच्चों तक नॉलेज पहुंचाने को बहुत एंजॉय करता है और अच्छे अंदाज में उन तक पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी क्लासरूम एक्टिविटीज दैट इनकरेज लर्निंग। वो कौन सी क्लासरूम की एक्टिविटीज हैं जो लर्निंग को इनकरेज करती हैं। इन क्लासरूम ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपीरियंस द लर्नर एक्सप्लोर एंड डू एक्सपेरिमेंट। लर्नर जो है वो अच्छी क्लासरूम में लर्नर जो है वो एक्सप्लोर करता है और तजर्बात करता है। इन सच ए क्लाइमेट, इस तरह के माहौल में द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिकम ए मेजर ऑफ सक्सेस, और इस तरह के माहौल में लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कामयाबी की एक पैमाइश बन जाता है। एंड द स्टूडेंट फील दैट दे आर मास्टर्स ऑफ देयर ओन लर्निंग। और स्टूडेंट ये समझते हैं कि वो अपनी लर्निंग के खुद मास्टर्स हैं। एटीट्यूड ऑफ टीचर इन सच ए क्लासरूम कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम। इस तरह की क्लासरूम में टीचर का रवैया जो है वो क्लासरूम को, वो नताइज को मुतासर करता है। ए टीचर नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड टू टेस्ट व्हाट इज गोइंग ऑन इन क्लास। टीचर को ये देखना चाहिए, चेक करना चाहिए तो उसकी क्लास में क्या हो रहा है। इसके बाद असेसमेंट एक्टिविटीज दैट एनकरेज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। द असेसमेंट contribute toward the certification creation of an effective learning process. If the student know the value of assessment in the going learning process, अगर तालिब इल्म को इस बात का पता चल जाए कि दौरान तदरीस जो बच्चा उस्ताद जो सवाल पूछ रहा है उसका क्या फायदा है, नॉट एट द एंड, ना सिर्फ आखिर में, then they can work well and take part in the process. तो फिर उनको पता हो कि टीचर ने दरमियान में भी सवाल पूछने हैं और एंड की बजाय, तो वो अपने काम को ज्यादा अच्छे अंदाज में करेंगे एंड टेक पार्ट इन द प्रोसेस, और प्रोसेस में हिस्सा भी लेंगे एंड यूज इट टू गेन बेटर रिजल्ट्स, और बेहतर रिजल्ट्स भी देंगे। द कोऑपरेटिव लर्निंग, जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, क्वेश्चनिंग, सवाल पूछना, क्लैरिफाई करना एंड समराइजिंग, और समराइज करना, ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस आर यूज्ड टू एम्पावर द लर्नर। ये तमाम चीजें जो हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए बेहतर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ टीचर आस्क द क्वेश्चन, अगर टीचर सवाल पूछता है व्हाट डू यू डू इन द क्लासरूम, कि आप क्लासरूम में क्या करेंगे। इफ असेसमेंट एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ द डूइंग, अगर असेसमेंट एक्टिविटीज हो रही हैं देन दे बिकम ए सेंट्रल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, तो फिर वो लर्निंग प्रोसेस का एक सेंट्रल पार्ट बन जाएंगी। इफेक्टिव फीडबैक दैट एस्टेब्लिशेस लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। एप्रोप्रिएट लर्निंग रिलेटेड फीडबैक इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव फीडबैक जो है वो लर्निंग प्रोसेस में बड़ा ही अहम किरदार अदा करती है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ फीडबैक्स एनेबल द टीचर। फीडबैक के मुख्तलिफ जो तरीके हैं टीचर्स को इस काबिल बनाते हैं टू एंगेज द स्टूडेंट्स विद लर्निंग, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्निंग में एंगेज रहें। ऑल स्टूडेंट इनपुट, ऑल एक्सप्लेनेशन, तमाम वजाहतें, क्वेश्चनिंग मेथड, सवालात करना, इंस्ट्रक्शन, हदायत देना, आर पार्ट ऑफ फीडबैक, ये फीडबैक का हिस्सा है। एंड स्टूडेंट इनपुट, और स्टूडेंट की इनपुट का। इन एन इफेक्टिव क्लासरूम, एक इफेक्टिव क्लासरूम में द स्टूडेंट एक्टिवली सीक द फीडबैक ऑफ देयर परफॉर्मेंस। जो इफेक्टिव क्लासरूम होती है उसमें स्टूडेंट जो है ये जानना चाहता है कि उसकी कारकर्दगी कैसी रही है। द फीडबैक दैट ए टीचर गेट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, वो फीडबैक जो स्टूडेंट से हासिल करता है, इज आल्सो एसेंशियल, ये जरूरी होती है टू द क्रिएशन ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसकी बिना पर लर्निंग का एनवायरनमेंट बनता है। द मोर फीडबैक दैट ए टीचर कैन ऑब्टेन फ्रॉम स्टूडेंट, वो ज्यादा से ज्यादा फीडबैक जो स्टूडेंट जो है तालिब इल्म, उस्ताद जो स्टूडेंट से हासिल कर सकता है,
and the more the teacher can act on that feedback, और टीचर जो है उस फीडबैक पर जो काम कर सकता है, the better learning environment will be that is created. तो इस तरह अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा. Effective interaction between the teacher and the students, creating an environment that respect, encourage and stimulate learning through experience. इसके बाद रोल ऑफ टीचर फॉर कंड्यूसिव लर्निंग. जो टीचर जो है उसका क्या रोल है कंड्यूसिव लर्निंग के लिए. द टीचर्स हैव टू परफॉर्म रोल देन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड imparting information to the students. They make up vital places in the lives of the students in the classroom. Mainly they set tone of their classroom. यानी टीचर जो है वो अपने क्लासरूम का टोन जो है वो सेट करते हैं. बिल्ड ए वार्म इन्वायरमेंट, एक गर्मा गर्म माहौल बनाते हैं, एंड गर्म जोशी वाला, एंड टेक केयर ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स का ख्याल रखते हैं. बाई लुकिंग फॉर एन सिंगल ऑफ साइन ऑफ ट्रबल, अगर वो किसी ट्रबल में हैं. दे बिकम रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं. द बेस्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट इज वन, अच्छा क्लासरूम का एनवायरनमेंट वो होता है दैट रिजल्ट्स इन एफिशिएंट लर्निंग, जिसकी बिना पर एफिशिएंट लर्निंग होती है. द क्लासरूम एटमॉस्फेयर become conducive, favorable to learning when teacher before planning teaching analyzes the behavior of each student of the class. अच्छा environment उस वक्त होता है कि जब स्टूडेंट टीचर जो है वो पढ़ाने से पहले हर बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा होता है. In such environment student become self directive. इस तरह के माहौल में टीचर जो स्टूडेंट जो है वो सेल्फ डायरेक्टिव बन जाते हैं. व्हेन इनकरेज थ्रू प्रॉपर गाइडेंस एंड टीचिंग टेक्निक्स ऑफ द टीचर. इसके बाद प्रिंसिपल्स फॉर कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट. इन ऑर्डर टू क्रिएट कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल बनाने के लिए द टीचर्स मस्ट एस्टेब्लिश एंड मेंटेन थ्रू फॉलोइंग टीचिंग प्रिंसिपल्स. तो टीचर को फॉलोइंग टीचिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए. एंड मैनेजिंग प्रैक्टिसेस, और प्रैक्टिसेस को मैनेज करना चाहिए. फॉलोइंग आर द मीन्स टू मेक द क्लासरूम मोर इफेक्टिव. ये मुंदरजेदार तरीके हैं जिससे आप क्लासरूम को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं. कीप स्टूडेंट्स मोटिवेटेड बाय कीपिंग द स्टूडेंट मोटिवेटेड इन द लर्निंग, कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखें ताकि वो अच्छे अंदाज में सीखें. मीट बेसिक नीड्स, उनकी बुनियादी जरूरियात का ख्याल रखें. एक्सरसाइज मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल, उनको कंट्रोल रखें. एम्पावर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को एम्पावर करें. इसके बाद कीप इंस्ट्रक्शंस एट द स्टूडेंट लेवल, स्टूडेंट के लेवल पे जाके आप उनको पढ़ाएं. डेवलप हेल्दी एंड प्रोफेशनली साउंड रिलेशनशिप विद ऑल स्टूडेंट्स बाय बीइंग फ्रेंडली विद देम, स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली रहते हुए एक अच्छा माहौल क्रिएट करें. कम्युनिकेट इंटरेस्ट इन ऑल स्टूडेंट्स एंड शो कंसर्न फॉर ईच ऑफ देम, उनसे दिलचस्पी रखें. कम्युनिकेट इंटरेस्ट इन ऑल द स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स से. एंड शो कंसर्न फॉर ईच ऑफ देम, और हर किसी की बात को कम्युनिकेट इंटरेस्ट उनके अंदर क्रिएट करना है, आपने दिलचस्पी पैदा करनी है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके. वाइल इंस्ट्रक्टिंग, पढ़ाते हुए. इंश्योर फिजिकल क्लोजनेस विद ऑल द स्टूडेंट्स बाय रोमिंग अराउंड द क्लास, क्लास में घूमते हुए हर स्टूडेंट के पास फिजिकली आप जाएं ताकि उनको पता हो कि हमारा टीचर हमें ऑब्जर्व कर रहा है. अवॉइड लेबलिंग द स्टूडेंट्स विद नेगेटिव एडजेक्टिव्स, बच्चों को नेगेटिव नाम न दें विच आर लाइकली टू टावर देयर सेल्फ स्टीम, लाइकली टू लोअर देयर सेल्फ स्टीम, जिससे उनके अनाप पर फर्क पड़े. यानी कई दफा टीचर जो है बच्चों के नाम रखे होते हैं जिसके नाम से बुलाते हैं और वो बच्चे जो हैं वो जिन तौर पर डिस्टर्ब होते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं है. इसके बाद डेवलप सेट ऑफ फ्यू जनरल क्लासरूम रूल्स
applicable to variety of the situations. These rules should be displayed in the class. जो क्लासरूम के रूल्स हैं उनको क्लासरूम में अवेदा किया जाए. Be assertive rather than passive and or aggressive in enforcing discipline. Apply the rule carefully, forcefully, fairly, consistently and calmly. आपके जो रूल हैं उनको फोर्सफुली जो हैं वो अप्लाई करें और कंसिस्टेंटली अप्लाई करें. क्रिएट बिजनेस लाइक क्लाइमेट इन द क्लासरूम, यानी क्रिएट बिजनेस लाइक क्लाइमेट इन द क्लासरूम वेयर स्टूडेंट अंडरस्टैंड दैट दे एंड द टीचर हैव ए कॉमनली शेयर्ड गोल ऑफ अकम्प्लिशिंग सच एक्टिविटीज दैट प्रमोट लर्निंग. जहाँ पे इस तरह का माहौल बनाएं जिसमें बच्चा ये समझे कि सिर्फ ये टीचर का काम ही नहीं है बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम दोनों मिल के इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं. इसके बाद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचर्स. जो इफेक्टिव टीचर्स होते हैं उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? नंबर 1 है क्लैरिटी ऑफ टीचर्स एक्सप्लेनेशन एंड डायरेक्शंस, कि टीचर को पता हो कि उसने काम को किस तरह करना है और क्या डायरेक्शन देनी है. एस्टेब्लिशिंग ए टास्क ओरिएंटेड क्लासरूम क्लाइमेट, उनको टास्क ओरिएंटेड क्लासरूम का क्लाइमेट देना है. मेक यूज ऑफ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, उनको मुख्तलिफ लर्निंग एक्टिविटीज देनी है बच्चों को. एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग मोमेंटम एंड पेस फॉर द लेसन. इसके बाद है एनकरेजिंग पीपल पार्टिसिपेशन एंड गेटिंग ऑल पीपल्स इन्वॉल्व, के बच्चों की पार्टिसिपेशन को की हौसला अफजाई करनी है और तमाम बच्चों को साथ इन्वॉल्व करना है. मॉनिटरिंग पीपल्स प्रोग्रेस एंड अटेंडिंग क्विकली टू पीपल्स नीड्स, स्टूडेंट के काम को जो है उसको मॉनिटर करना है और क्विकली उनकी नीड्स को भी पूरा करना है. डिलीवरिंग ए वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड लेसन, एक वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड लेसन देना है. प्रोवाइडिंग पीपल विद पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, बच्चों को आपने पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देनी है. इंश्योरिंग कवरेज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, अपने तालीमी मकासद को हर लिहाज में पूरा करना है और हासिल करना है. और मेकिंग गुड यूज ऑफ क्वेश्चनिंग टेक्निक, और अच्छे अंदाज में क्वेश्चनिंग की टेक्निक्स को यूज करना है. इसके बाद है द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स. टीचिंग अप्रोच क्या होती है? ये होता है कि सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी प्रिंसिपल्स को सेट करना. बिलीफ और आइडिया अबाउट नेचर ऑफ लर्निंग विच इज ट्रांसलेटेड इनटू द क्लासरूम, किस तरह की लर्निंग जो है वो क्लासरूम में हो रही है. टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन डिजाइंड टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल. ये एक लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन होता है जिसके बिना पर आपने अपने मकासद को हासिल करना होता है. स्ट्रेटजी लफ्ज जो है ना बेसिकली ये आर्मी से एजुकेशन में आया है. स्ट्रेटजी से मुराद होता है हिकमत अमली, और हिकमत अमली क्या होती है कि जब एक मुल्क की फौज दूसरे मुल्क की फौज पर हमला करती है तो उस हमले को पसपा करने के लिए जो तरीकाकार अपनाया जाता है उसको स्ट्रेटजी कहते हैं. और टीचर जब स्कूल क्लास में जाता है तो उसको भी नाकाम करने के लिए बहुत से तलबा की तरफ से हमले होते हैं. कभी वो शोर कर रहे होते हैं, कभी बात नहीं सुनते, और कभी क्लास में एंड पे जाके बैठ के किसी और टीचर का काम कर रहे होते हैं. बच्चे बात की तरफ दिलचस्पी नहीं लेते. तो ये बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं और टीचर जो है वहाँ पे मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाता है ताकि सारे बच्चों को साथ लेके चले. टीचिंग मेथड क्या होता है? ए सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग समथिंग, के मसलन लेक्चर मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, एक्टिविटी मेथड है, कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकता है. टीचिंग टेक्निक क्या होती है? वेल डिफाइंड प्रोसीजर यूज्ड टू अकम्प्लिश ए टास्क, यानी किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए एक प्रोसीजर होता है. टीचर्स पार्टिकुलर पर्सनल स्टाइल, ये टीचर का अपना एक स्टाइल होता है. इसके बाद है द रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन द टीचिंग अप्रोच मेथड टेक्निक एंड एक्टिविटी.
ये देखें, सबसे पहले अप्रोच है, फिर स्ट्रेटजी है, फिर मेथड है, टेक्निक है और एक्टिविटी है। अब हम देखते हैं द टर्म टीचिंग मेथड रेफर्स टू दी जनरल प्रिंसिपल्स, यानी टीचिंग मेथड का ताल्लुक जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स के साथ होता है। पेडागोजी बच्चों को सिखाने के हवाले से, एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज्ड फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, के टीचर जो है बच्चों को सिखाने के लिए और मैनेज करने के लिए क्लासरूम को पढ़ाते हुए जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उसको टीचिंग मेथड कहते हैं। टीचिंग मेथड इज द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ कंटेंट इन द क्लासरूम। ये एक स्टाइल होता है कि वो क्लासरूम में अपने कंटेंट को, मटेरियल को कैसे प्रेजेंट करता है। द टीचिंग मेथड कंप्राइजेस द प्रिंसिपल्स एंड मेथड यूज्ड, यानी टीचिंग मेथड जो है ये मुख्तलिफ असूलों पर काम करता है, एंड मेथड्स यूज्ड बाय टीचर्स टू एनेबल स्टूडेंट लर्निंग, और ये तरीके तालिब इल्मों को इस काबिल बनाते हैं कि वो सीख लेते हैं। अब इसके कई तरीके हो सकते हैं। टेलिंग मेथड हो सकता है, इसमें आ जाएगा लेक्चर है, क्वेश्चनिंग है, डिस्कशन मेथड है। इसके बाद है शोइंग मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सर्शन। एक्सर्शन क्या होती है कि ये मिसाल के तौर पर बच्चों को आप तालीमी सैर के लिए ले जाते हैं, ये एक्सर्शन होगी। इसके बाद है डूइंग मेथड है, इसमें प्रोजेक्ट एक्टिविटी है, रोल प्लेइंग है एंड प्रैक्टिकल मेथड इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स व्हिच कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग ब्रॉड टाइप्स, यानी मुख्तलिफ लेक्चर हो सकते हैं। उसमें नंबर 1 है द टीचर सेंटर्ड मेथड है, इसके बाद लर्नर सेंटर्ड मेथड है, कंटेंट फोकस्ड मेथड है, इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड है। इसके बाद हम देखते हैं टीचिंग मेथड में एक टीचर सेंटर्ड है, उसमें जनाब लेक्चर है, डेमोन्स्ट्रेशन है, बायोग्राफिकल है, हिस्टोरिकल है और टीम टीचिंग है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है प्यूपल सेंटर्ड इनसाइड द क्लासरूम है, ये लेबोरेटरी है, ह्यूरिस्टिक है, प्रोजेक्टिव है, असाइनमेंट है और डिस्कशन है। इसके बाद है प्यूपल सेंटर्ड सोशलाइज्ड क्लासरूम टेक्निक्स हैं, सेमिनार है, सिंपोजियम है, वर्कशॉप है और पैनल डिस्कशन है। इसके बाद यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है, इसमें प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, CIA, यूज ऑफ टीचिंग मशीन्स है और पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है। ये टीचिंग मेथड में टीचर सेंटर्ड है और इसके बाद स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसमें फॉर्मल ऑटोबायोग्राफी है, एक्सपर्ट है और पर्सनल मॉडल है। इसके बाद इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है और कोऑपरेटिव लर्निंग है। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड इंक्लूड एक्टिव लर्निंग, इसमें एक्टिव लर्निंग होती है इन विच स्टूडेंट सॉल्व प्रॉब्लम, जिसमें स्टूडेंट जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, आंसर क्वेश्चंस, सवालों के जवाब देता है, फार्मुलेट क्वेश्चंस ऑफ देयर ओन, खुद सवालात बनाता है, डिस्कस करता है, एक्सप्लेन वजाहत करता है, डिबेट मुबाहिसा करता है, ब्रेनस्टॉर्म अपने ज़हन को गर्म करता है ड्यूरिंग क्लास एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। अब इसमें मेथड टूल बॉक्स में क्या आएगा, स्मॉल ग्रुप वर्क होता है, क्लासरूम डिस्कशन होती है, प्रोजेक्ट है, प्रेजेंटेशन है, गेम्स है, डिबेट्स है, रोल प्ले है और केस स्टडीज के अंदर आता है। लेक्चर आगे है जी लेक्चर मेथड। लेक्चर इज एन ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द इंस्ट्रक्टर, यानी ये एक ज़बानी तरीकाकार होता है, जैसे हम क्लासेस में ज्यादातर लेक्चर मेथड यूज करते हैं। ए फॉर्मल और सेमी फॉर्मल डिस्कोर्स इन विच द इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट्स ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स, एक्सप्लोर्स ए प्रॉब्लम और एक्सप्लेन रिलेशनशिप। A good lecture should not be too long as to exceed the trainee's attention span up to 25 minutes। अच्छा लेक्चर वो होता है जो 25 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाता है।
ए गुड लेक्चर शुड एड्रेस ए सिंगल थीम, उसका एक ही थीम होना चाहिए. इन ए गुड लेक्चर टेक्निकल टर्म्स आर केयरफुली एक्सप्लेन, जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं उसको अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया जाता है. फेमिलियर एग्जाम्पल्स एंड analogies are given. A good lecture establishes fluency in technical content. A good lecture uses illustration and examples. A good lecture builds on existing knowledge. A good lecture implies a variety of approaches. इसके बाद use of lecture method है to orient students, to introduce a subject, to give directions on procedure, to present basic material, to introduce a demonstration, discussion or performance, to illustrate application of rules, principle or concept, to review, clarify, emphasize or summarize. इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं लेक्चर मेथड के? सेव टाइम, वक्त बचाता है. परमिट फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें लचक होती है. रिक्वायर लेस रिजिड स्पेस रिक्वायरमेंट, इसके लिए ज्यादा रिजिड रिक्वायरमेंट नहीं होती. इसके बाद है परमिट्स अडाप्टेबिलिटी, इसमें अडाप्टेबिलिटी होती है, वर्सेटिलिटी होती है. परमिट्स बेटर सेंटर ओवर कॉन्टेक्ट एंड सीक्वेंस. इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इन्वॉल्व वन वे कम्युनिकेशन, आमतौर पर ये इसमें एक ही बंदा जो है लेक्चर देने वाला ही बोलता जाता है. possess problem in skill teaching, encourage student passiveness, स्टूडेंट्स की जो है ना वो खुद सुस्त रहते हैं और टीचर जो एक्टिव होता है. possess difficulty in gauging student reaction, require highly skilled instructor, इसके लिए बहुत ज्यादा तजर्बाकार उस्ताद की जरूरत होती है. इसके बाद डिस्कशन मेथड है. a method in which group discussion techniques are used to reach instructional objectives. use of discussion method कब होता है जी? to develop imaginative solutions to problems, to stimulate thinking and interest and secure student participation, to emphasize main teaching points, to supplement lecture reading and laboratory exercises, to determine how well student understand concept and principle. student जो है वो किस तरह कितने अच्छे अंदाज में कंसेप्ट और प्रिंसिपल सीख रहे हैं. टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू फॉर एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी टू ऑफ प्रोसीजर, टू समराइज क्लैरिफाई पॉइंट्स ऑफ रिव्यू. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट, स्टूडेंट की दिलचस्पी बढ़ती है. इंक्रीज स्टूडेंट एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट, स्टूडेंट्स की एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट जो है बढ़ती है. यूटिलाइजेज स्टूडेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इससे स्टूडेंट का नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो यूटिलाइज होता है. रिजल्ट्स इन मोर परमानेंट लर्निंग, इससे ज्यादा परमानेंट लर्निंग होती है. बिकॉज ऑफ हाई डिग्री ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं. इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? रिक्वायर हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर, इसके लिए हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है. रिक्वायर प्रिपरेशन फॉर स्टूडेंट बाय स्टूडेंट, लिमिट कंटेंट, इसका कंटेंट जो है वो कम होता है. कंज्यूम टाइम, वक्त ज्यादा लगता है. रिस्ट्रिक्ट साइज ऑफ ग्रुप का साइज जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है. इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, इसका मतलब होता है मुजाहिराती तरीकाकार, यानी आप बच्चे के सामने कोई चीज परफॉर्म करके दिखाते हैं. मिसाल के तौर पर आपने बच्चों को वजू का तरीका बताना है, तो आप क्लास रूम में वजू के लिए एक टब मंगवा लें, एक लोटा मंगवा लें और उनके सामने बैठ के खुद परफॉर्म करें कि आपने दाएं हाथ को पहले धोना है, फिर बाएं को धोना है, फिर मुंह में पानी कितनी दफा डालना है, फिर नाक में पानी कैसे डालना है, मसा कैसे करना है, पाँव कैसे धोने हैं, बाजू कैसे धोने हैं. इस जो खुद चीज आप परफॉर्म करके दिखाएंगे वो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन तरीकाकार होगा. टेलिंग एंड शोइंग मेथड परफॉर्म यूजुअली बाय ए टीचर और ट्रेन्ड स्टूडेंट while the rest of the classroom become observer. Deductive method is the process of teaching that starts with the rule or general statement and that is applied to the specific cases. यानी ये डिडक्टिव मेथड वो होता है, the process
ऑफ टीचिंग, टीचिंग का होता है दैट स्टार्ट्स विद ए रूल, जो कानून से शुरू होता है और असूल से शुरू होता है, एंड जनरल स्टेटमेंट या जनरल स्टेटमेंट से होता है दैट इज अप्लाइड, जो कि अप्लाई की जाती है टू स्पेसिफिक केसेस, मखसूस केसेस में। इसके बाद है इंडक्टिव मेथड। क्या होता है कि एन एक्सप्लोरेटरी मेथड लॉजिक, ये एक एक्सप्लोरेटरी मेथड होता है। लॉजिक व्हेन वन अराइव एट इफेक्ट, जब कोई बंदा किसी हकीकत पर पहुंच जाता है, प्रिंसिपल, ट्रुथ और जनरलाइजेशन। इसके बाद डिस्कवरी मेथड है, ए मेथड इन विच थॉट्स आर सिंथेसाइज्ड टू परसीव समथिंग दैट द इंडिविजुअल हैज नॉट नोन बिफोर, कि कोई बंदा जो उस नतीजे पर पहुंच जाता है जिसके बारे में वो पहले नहीं जानता था। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ए पर्पसफुल एक्टिविटी दैट विल रिमूव ए रिकॉग्नाइज्ड डिफिकल्टी और परप्लेक्सिटी सिचुएशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। इसके बाद प्रोजेक्ट मेथड है, ए सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ ए प्रॉब्लमेटिक नेचर कैरीड on the student in the lifelike manner and nature setting. It may be construction and enjoyment and problem or learning project. आमतौर पर बच्चों को मुख्तलिफ लर्निंग प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, इस पे वो काम करते हैं। लेबोरेटरी मेथड है, ए सेट ऑफ फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्टिविटीज वेर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम, जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो अपने प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करता है, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट और उस पर तजर्बात करता है, ऑब्जर्व मुशाहिदात करता है, प्रोसेस करता है और अप्लाइज थ्योरीज या थ्योरीज को अप्लाई करता है एंड प्रिंसिपल और असूलों को इन सिमुलेटेड सेटिंग। इसके बाद इंक्वायरी टीचिंग है, लर्नर्स आर कन्फ्रंटेड विद द पजलिंग सिचुएशन एंड आर टू एंटर इनटू इन्वेस्टिगेट work to solve a problem. इसके बाद reflective teaching method, an ongoing process that enables the individual to continually learn from their own experiences by considering alternative interpretations of the situations, generating or evaluating goals, या किसकी बिना पे क्या होता है कि वो गोल्स को जनरेट करता है, उसको एवेल्यूएट करता है एंड एग्जामिनिंग एक्सपीरियंसेस इन द लाइट ऑफ अल्टरनेटिव गोल्स एंड हाइपोथेसिस, और मुतबादल गोल्स और मफरूजों की रोशनी में वो अपने एक्सपीरियंसेस को एग्जामिन करता है। एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच।